सीधे आपको इसी सुरंग के पास लेकर चलते हैं, इस ठीक सुरंग के सामने आपको लेकर चलते हैं और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय हमारे साथ हैं और वो आपको वहां की ताजा स्थिति के बारे में बताएंगे। आशुतोष, असल में इन परिवारों की, इन मजदूरों की दिवाली आज है और जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था उसी दिन ये मजदूर यहां पर फंसे थे। आप पूरे देश को इस समय बताइए कि वहां से आपके पास क्या शुभ समाचार है, क्या अच्छी खबर है। सारे 41 बाहर आ चुके हैं और 2 सेट जो एम्बुलेंस है 5-5 की वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 46 और 35 किलोमीटर जा चुकी है। तीसरी जो है इंतजार कर रही है, आगे पुलिस एस्कॉर्ट लगा हुआ है और उनके परिवार के लोग, देखिए आज वो लम्हा था जब उनको अपने परिवार से मिलना था। यहाँ वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, लोगों को हर दिन टूटते देखा है तो हर दिन अगली सुबह यहाँ पर उम्मीद लेकर आते देखा है। इन 17 दिनों में एक इंसान जिन भावनाओं, जिन परिस्थितियों से गुजर सकता था वो सब कुछ यहाँ हुआ है। और जिस समय हम आपको बात कर रही है, सीधी तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि हर वो रेस्क्यू टीम का सदस्य, प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक, कर्मचारियों से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीधे इस समय सुरंग के पहले मुहाने पर ये जो मंदिर बना है बाबा भौगनाथ का, जिसमें काली मां की एक फोटो भी रखी गई है, सीधे गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि तकनीक का सहारा था, विशेषज्ञता, महारत जिनको थी वो सब यहाँ पर थे। वीके सिंह, मुख्यमंत्री दोनों इस समय आपको उस मंदिर के बाहर, गुफा के सुरंग के ठीक बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जब तकनीक हार रही थी, हिम्मत टूट रही थी, हौसला टूट रहा था, तब भी ये कोशिश थी कि किसी भी हाल में हम हारेंगे नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इससे बड़ा उदाहरण क्या दिखाई देगा कि हिंदुस्तान ने पिछले 1 दशक में हुआ इस तरह का अपने आप में एक सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 दिन, और आपने जिक्र किया 400 घंटों का। उन 400 घंटों में हर बार नई रणनीति बनती थी, हर शाम रणनीति विफल हो जाती थी। हर सुबह उम्मीद लेकर के आते थे, शाम नाउम्मीदी लगती थी, लेकिन उम्मीद जिंदा थी, उम्मीद की कुछ करेंगे जरूर, कोशिश करेंगे जरूर। परिवारजन आते थे, मिलते थे, बात करते थे। मैं वो तस्वीर तुलना करता हूं कि एक 60 मीटर लंबी पाइप में एक तरफ से चिल्लाना कि कैसे हो और दूसरी तरफ की आवाज आती थी कि हाँ बस ठीक हूं। वो दोस्त और 3 शब्दों के अलावा अगर कुछ भी कहते तो समझना मुश्किल था। लेकिन 7-8 दिनों के इंतजार के बाद जब पहला लाइफलाइन मिली, जब एक 6 इंच मोटी पाइप अंदर भेजी गई जिसके जरिए एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर भेजा गया, तब उनसे स्पष्ट जो है संदेश आना शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, उन तक खाना पहुंचना शुरू हो गया। 7-8 दिन तक सिर्फ ड्राई फ्रूट और कुरमुरे खा करके अंदर जीवित रहना, जब शरीर कमजोर पड़ने लगा तो उसका असर आपकी मनोदशा पर भी पड़ता है। लेकिन यह भी कोशिश हुई कि उन तक खाना जाए, दवाइयां जाए, हर मुमकिन मदद जाए और उसके साथ ये उम्मीद जाए कि लोग यहां पर हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको बचा लिया जाएगा। परिवार वाले आते थे, शाम को बिलखते जाते थे, कई बार आक्रोशित होते थे, कई बार गुस्सा भी करते थे कि ये कैसी कोशिश है जो कामयाब नहीं हो रही है, इतनी दुनिया भर की मशीनरी यहां पर लगी है, क्यों सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन जब उन्हें उम्मीद दिलाई जाती थी कि देखिए ये जो हिस्सा था जहां पर ये काम चल रहा था, ये जगह खतरनाक हो गई थी, पहाड़ के बीच का हिस्सा टूटा और उस पे जान आफत न सिर्फ उन मजदूरों की थी, उन लोगों की भी थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थे। अब मुख्यमंत्री बताइए कि जब ये लोग बाहर निकले, आशुतोष, 400 घंटे के बाद, 17 दिनों के बाद ये लोग बाहर निकले, क्या आप इन्हें देख पाए, क्या आप इनसे मिल पाए? और जब ये लोग बाहर निकले क्या इन्होंने कहा? इनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, और बाहर निकलते ही सबसे पहले इन लोगों ने क्या कहा, क्या बताया? 17 दिनों के बाद उन्होंने इतना उजाला देखा था अपने सामने कि उनकी आंखें चौधियाई थी। जब वो बाहर निकले ना, उस पाइप के बाहर उन्हें खींचा गया स्ट्रेचर से, तो जयकारे लगे भारत माता की जय के। अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कर्मी थे, तालियों से गूंज उठी थी। और सुरंग के 200 मीटर वो ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन मैं आवाज यहाँ ऊंचाई पे खड़े होकर के सुन रहा था। और जब वो बाहर निकले, वो तस्वीरें अब तक पहुंचे, लेकिन उसके पहले वो हाव भाव हम तक पहुंचे। वो सब हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे थे उन तमाम लोगों का जिन्होंने उनकी जिंदगी बचाई थी। और इससे बड़ा और क्या हो सकती थी कृतज्ञता उनके प्रति जिन्होंने उनकी जिंदगी बचाई, हर मुमकिन कोशिश की। और वो तमाम मजदूर भी जो तकनीक से आगे बढ़ करके देश की जो देसी तरीका था, कन्वेंशनल मेथड, वही देसी हथियार औजार लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस सुरंग में घुस गए और ये कहा कि कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए ऑक्सीजन, नहीं चाहिए बिजली, नहीं खाएंगे खाना, पहले उन्हें बचाएंगे। और वो तमाम कोशिशें कामयाब हुई है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं संभवतः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री
बीके सिंह आगे हैं, संभवतः वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी विस्तृत देंगे कि आखिर वो 400 घंटों का महा मिशन पूरा हो चुका है। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अगली जो एम्बुलेंस है वो यहां से रवानगी होगी। अच्छा मौका सोचिए कि आज वो अपने परिवारों से मिलेंगे। वो तमाम लोग जो उनको खोजते यहां पर आए, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही थी, फोन नहीं हो रही थी। बिहार के बांका के रहने वाले जो मजदूर यहां पर थे, उनकी बेटी को परिवार ये बताता था कि पापा का फोन टूट गया है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बेटी पूछती थी कि दिवाली में पापा क्यों नहीं आए। घर वालों ने कहा कि फोन टूट गया है पापा का, वो जल्दी आएंगे। लेकिन करते तो क्या, बेटी को कब तक फुसलाते, कब तक बहलाते। आखिरकार उनकी पत्नी, उनके भाई और परिवार यहां पर आ गए हालचाल लेने के लिए, जानने के लिए। और जब पाइप के मुहाने से उन्होंने वो संदेश भेजा कि कैसे हो, जब उन्होंने सुना ठीक हूं, कब निकालोगे, बाहर आकर के उनकी आंखें नम थी। मैं सबसे पहले तो बाबा मौखनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक व्यक्ति, हमारा एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी,
जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले मजदूर से आपकी क्या बातचीत हुई? पहले मजदूर से आपकी क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत? सभी पहले मजदूर से क्या बातचीत हुई सर आपकी? सभी देखिए अलग अलग थे। जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, 3 इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर एक चीज है सर, कोई विशेष क्राइटेरिया था बाहर निकालने का? उम्र या अल्फाबेट? ठीक है, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। सर सबसे क्रूशल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे क्रूशल मोमेंट आपके लिए क्या था? नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद आज हमको मिला है। पूछ लिया यार, एक मिनट औरों को पूछने दो। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन अभी रखा जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं है, सारे सामान्य। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पे अगर ऑपरेशन की बात? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड? इन टर्म्स ऑफ नंबर। देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था, और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। बात कंप्लीट करने दीजिए। जी सर, वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे थे, यहाँ पे कौन थे? आप थे? राहत राशि आपका हो गया? आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बागनाथ की कृपा से। गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। राहत एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रात माइनिंग
माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी, वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर, मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है, इसको सफल करना है। आप कोई और है? सर, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे के एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका मैग्नीट्यूड हम समझना चाह रहे थे सर, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर्स, और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की भी बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए? अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के, किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पे नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्कफोर्स? अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना है, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। आज की अगर ये जो पूरी कहानी अगर आप इसको समझें, इसमें 3 चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला, टेक्नोलॉजी, मशीन; दूसरा, इंसान की कोशिश; और तीसरा, आस्था। और आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बौखनाथ का नाम लिया, उनको धन्यवाद दिया और बार बार एक मंदिर के बारे में जरूर कहा जा रहा है। और देखिए, इंसानी कोशिश जिसके तहत आज 41 लोगों की जान बच पाई, वो आप अभी देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाएगा, बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत के इतिहास में ये माना जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के प्रियजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया,
उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दान दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। और असल में ये बात बिल्कुल सही है कि ये मानवता और टीम वर्क और रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे किया जाता है उसकी एक नई मिसाल भारत के लोगों ने पूरी दुनिया के सामने रखी है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सबसे बड़े नायक हैं वो रैट माइनर्स, जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों को फेल कर दिया और मैनुअल ड्रिलिंग करके, यानी हाथों से ड्रिलिंग करके 41 मजदूरों की जान बचा ली। मैनुअल ड्रिलिंग का मतलब यह है कि इस सुरंग के मलबे को मशीनों की मदद से नहीं बल्कि इंसानों की मदद से काटा गया, हटाया गया। और ऐसा करने वाले बचाव कर्मियों को रैट माइनर्स कहते हैं, जो रैट होल माइनिंग के जरिए किसी चूहे की तरह मुश्किल से मुश्किल सुरंग में भी अपना धीरे धीरे रास्ता बनाने में माहिर होते हैं। जैसे चूहा कुतर कर आगे बढ़ता है किसी भी चीज को, ऐसे ही ये पहाड़ को कुतर कुतर कर धीरे धीरे आगे बढ़े। और ये आधुनिक मशीनों की तुलना में भी बहुत कम जोखिम के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी से आए जिन 12 रैट माइनर्स ने मलबे की खुदाई करके मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया, उन रैट माइनर्स की तस्वीरें अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं हमारे नायक। अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं और आज हम इन सभी बचाव कर्मियों को आपकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से, अपने तमाम आज तक के दर्शकों की तरफ से सलाम करना चाहते हैं। आप सबकी तरफ से इनके लिए आज हम ताली बजाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है वो काम बहुत ही मुश्किल था, आसान बिल्कुल नहीं था। अपनी खुद की जान इन्होंने खतरे में डाली और उसके बाद 41 लोगों की जान बचाई। इन बचाव कर्मियों ने कुल 12 मीटर का मलबा हटाया, जिसके बाद एनडीआरएफ की एक विशेष टीम मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब हुई। यहां एक और बड़ी बात यह है कि भारत में रैट होल माइनिंग को काफी खतरनाक माना जाता है और यह माइनिंग अक्सर गैर कानूनी तरीके से पहाड़ों और कोयला खदानों का सीना खोदने के लिए की जाती है, जिसमें बड़े बड़े माफिया छोटे छोटे बच्चों को रैट माइनर्स बनाकर अवैध खनन का काम करते हैं। और इसकी वजह से मेघालय जैसे राज्य में इस पर बैन भी लग चुका है। लेकिन यही मैनुअल ड्रिलिंग अब उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों और उनके परिवारों के लिए एक चमत्कार साबित हुई है। तो देखिए, खराब चीज भी अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाए, अगर सही कारण के लिए इस्तेमाल की जाए, किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाए, तो उसका भी कितना फायदा हो सकता है। इस मैनुअल ड्रिलिंग से यह भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकना कितनी बड़ी भूल है। आज देखिए, सामने मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ इंसान का दिमाग है। और आखिर में हम जो जीते हैं वो इंसान के दिमाग से जीते हैं, इंसान की इच्छा शक्ति से जीते हैं और कुशल नेतृत्व से जीते हैं। हम अक्सर मशीन वर्सेस मैन की बात करते हैं या मैन वर्सेस मशीन की बात करते हैं। एक तरफ मशीन, एक तरफ इंसान। और मशीन को, टेक्नोलॉजी को हम इंसान से आगे मानते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा प्रभावी आजकल माना जाता है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने हमें यह सिखाया कि मैन वर्सेस मशीन की लड़ाई में मशीनों को सुपीरियर मानना, बेहतर मानना एक बड़ी गलतफहमी होगी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का आज भी कोई तोड़ नहीं है। मुश्किल था, आप लोग कितने लोग अंदर गए और सबको सब पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों ने? कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ, जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले। यही सबसे बड़ी बात थी। चर्चा हो रही थी रैट माइनर्स की 800 mm का पाइप था, संकरा रास्ता था। और सबसे पहले आपको कब आवाज आई वहां से, उस छोर से, कि हाँ हम पहुंच गए हैं? देखिए, शुरू नहीं, वो तो लगातार ही आवाज आ रही थी। जैसे
नहीं, अब सब लोग जाहिर सी बात है कि वही बोल रहे थे कि जल्दी करिए आप भी, और आप लोग भी थक रहे होंगे, लगे हुए हैं, पर फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। और आवाज तो खैर 10 मीटर के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा हमारा भी उत्साह बढ़ रहा था, और उधर से भी लगातार बात हो रही थी, तो संपर्क में थे सभी लोग। इतना मुश्किल आपको ये काम लगा? लगातार ऑगर की चर्चा हो रही थी, थोड़ा माइनर्स काम कर रहे थे, थोड़ा आप लोग पुश कर रहे थे। थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है इस कंडीशन में वर्क करना। एक्चुअली क्या है, उसके अंदर पूरा स्टील का जो पूरा फ्रेम था पूरा वो जो पूरा गिरा है ढांचा, तो उसमें प्रॉब्लम आई ड्रिलिंग करने के लिए, तो बीच में मुश्किलें भी आती थी, तो इस फिर आसान होता चला गया काम। उसमें टाइम जरूर लगा लेकिन इजी हो गया काम, अभी सब कुछ एकदम बढ़िया है। कैसे काटते थे आप? जो मेटल आ रहा था बार बार, तो लेजर कटर्स थे या कैसे काटते? गैस कटर से काटते थे, मैनुअल ऑक्सीजन मैनुअल गैस कटर से काटा जाता था। और क्या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी? कितना मुश्किल होता था? मुश्किल तो काफी है, छोटा पाइप उसका साइज है, छोटा पाइप का साइज है, उसमें बैठना मुश्किल है, सो के ही काम करना पड़ता है ना। देखिए, जो असली नायक होते हैं उन्हें विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नायक होते हैं वो करके दिखाते हैं। इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी कहानी भी आपको ठीक से बता नहीं पा रहे। वो खुद शायद इस बात को नहीं समझते कि उन्होंने कितनी बहादुरी का काम किया है, कितना बड़ा काम इन लोगों ने कर दिखाया है, लेकिन कितनी सहजता से किया है, कितनी आसानी से किया है, ये भी आप देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है और ऐसा लगने लगता है कि अब इंसान के बस में कुछ नहीं, मशीनें फेल हो रही हैं, हमने क्या क्या नहीं किया। बड़ी बड़ी मशीनें, कई कई टन की मशीनों को यहां पर लगाया, वो मशीनें नहीं चली, उनके ब्लेड्स टूट गए, और कभी वर्टिकल ड्रिलिंग की, कभी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसके बाद इंसान ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब कोई नहीं जानता था कि ये लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे, और शायद अब इंसान के बस में कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में लोग भगवान की तरफ देखते हैं और भगवान से एक ऐसे चमत्कार की उम्मीद करते हैं जो इंसानों के लिए तो असंभव सा लगता है, लेकिन मन में ये उम्मीद जरूर होती है कि अगर भगवान ने चाहा तो यह असंभव सी लगने वाली चीज भी संभव हो सकती है। और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बौखनाथ का नाम लिया और कहा कि उनकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। ये तस्वीरें इस सुरंग के बाहर बनाए गए उसी मंदिर की हैं जहां हर रोज सुरंग में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाएं होती थीं और पूजा की जाती थी। और पूजा करने वाले लोगों में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं थे, सभी धर्मों के लोग थे। मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए एक बहुत बड़े दुनिया के एक्सपर्ट जिनका नाम है आर्नोल्ड डिक्स, उन्होंने भी आज सुरंग में जाने से पहले इस मंदिर में प्रार्थना की। और आर्नोल्ड डिक्स ने ऐसा तब किया जब वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म से नहीं है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया से आने वाला एक एक्सपर्ट वो आज मंदिर में भगवान बौखनाथ के चरणों में बैठा है और प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि इन 41 लोगों की जान को बख्श दीजिए, इनकी जान बचाइए। और वो इस मंदिर के बाहर बैठकर सिर्फ इसलिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भगवान के रूप में कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो इन मजदूरों को बचा लेगी। और ये विश्वास, ये आस्था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी लोगों के अंदर थी। और इससे यह पता चलता है कि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आपकी समझ में नहीं आएंगी, जो समझ से परे होती हैं, जो लॉजिक से परे होती हैं, लेकिन जब ऐसा चमत्कार आप देखते हैं तो भगवान में विश्वास और बढ़ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि अब भगवान का कोई चमत्कार ही ऐसी असंभव चीज को संभव करके दिखा सकता है। आपने कई बार नोट किया होगा, जब डॉक्टरों को लगता है कि उनका कोई मरीज शायद बच नहीं पाएगा तो वो मरीज के परिवार से यही कहते हैं कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। यानी भगवान वो शक्ति है जिस पर कई बार विश्वास अपने आप मजबूत होता चला जाता है और लोग तर्कों के विपरीत ये मानने लगते हैं कि उनकी प्रार्थना का असर होगा और सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। और इस घटना में भी यही हुआ है। देखिए, एक जो बात है जो हमारे पूर्वज भी हमें कहते थे, घर के बड़े बूढ़े भी जब भी कुछ हम किसी मुसीबत में होते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये जो विश्वास होता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ये असल में उस आस्था की ताकत है, उस विश्वास की ताकत है, उस उम्मीद की ताकत है जो शायद हम भगवान के प्रति लगाकर रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जहां यह सुरंग बनाई जा रही थी, वहां स्थानीय लोगों का एक मंदिर हुआ करता था जिसे इस सुरंग को बनाने के लिए
तोड़ दिया गया था और इसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने स्थानीय लोगों से यह वादा किया था कि वो सुरंग के पास एक नए मंदिर का निर्माण जरूर करवाएंगे। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब यह मंदिर नहीं बना तो उनके देवता नाराज हो गए और इसी वजह से यह दुर्घटना हुई। लेकिन जब सुरंग के बाहर अस्थायी मंदिर बनवाया गया तो भगवान ने चमत्कार दिखाते हुए इन मजदूरों की जान बचा ली। मैं आज आपसे जो कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास मानेंगे, बहुत सारे लोग इसे तर्कों से परे मानेंगे, बहुत सारे लोग विज्ञान के पास जाएंगे और कहेंगे कि साबित करके दिखाओ। साबित कुछ नहीं कर सकते, विज्ञान शायद इस बात को मानेगा भी नहीं। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो 41 लोग इस सुरंग में फंसे हुए थे, उनके परिवारों से पूछिए, वो आपको बिल्कुल सही बात बताएंगे कि आस्था में, विश्वास में, उम्मीद में और इस सोच में कि कोई तो है एक ऊपर, कोई ऐसी शक्ति है जो एक दिन सब कुछ ठीक कर देगी, उसमें कितना दम है। आज आपको इस घटना के बाद भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन में आए बदलावों को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब आपदा प्रबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जुड़े होते हैं और अब किसी भी बड़ी दुर्घटना के मामले में सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करते हैं और खुद उस विभाग के केंद्रीय मंत्री घटनास्थल पर कई कई दिनों तक मौजूद रहते हैं, जो कि पहले की तुलना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सरकार की कार्यशैली में। थोड़ी देर पहले आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी यही कहते सुना कि प्रधानमंत्री मोदी दिन में 2 बार फोन करके सारी जानकारी लेते थे। वो जहां भी थे, वो अगर चुनाव के कैंपेनिंग में भी है, किसी दूसरी जगह पर भी अगर यात्रा पर हैं, वो लगातार फोन करके पूरी जानकारी लेते थे, लगातार फोन करके सुपरवाइज करते थे और हर रोज फोन करके एक एक पल की जानकारी लेते थे। उत्तरकाशी की इस घटना में भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग, एनडीआरएफ, जनरल वीके सिंह और दूसरी टीमों के लगातार संपर्क में थे और हर रोज इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में वो फोन पर लगातार जानकारी ले रहे थे, यानी वो जुड़े हुए थे इस ऑपरेशन से। दूसरा, जितने दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला उस दौरान भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह खुद घटना स्थल पर मौजूद रहे, हिले नहीं एक दिन के लिए भी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जब भारत सरकार का एक मंत्री वहां जाकर कैंप करे और उस दिन तक रहे जब तक कि यह मिशन पूरा नहीं हो जाता। तीसरा, सरकार ने मजदूरों की जान बचाने के लिए सभी विकल्पों की मदद ली और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए तुरंत बिना समय बर्बाद किए उत्तरकाशी बुलाया गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट से बातचीत की गई, कंसल्टेंसी ली गई और जिन एक्सपर्ट्स के बारे में अभी हमने आपको बताया उन्हें भी बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत इस घटना स्थल पर पहुंचाया। चौथी बड़ी बात यह है कि मजदूरों की उनके परिवारों से भी बातचीत कराई गई और बीएसएनएल ने इस सुरंग में एक लैंडलाइन का प्रबंध किया, एक फोन का प्रबंध किया, जिससे सुरंग में फंसे मजदूरों से लगातार संवाद हो पाया और यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अगर संवाद नहीं हो पाता, यहां से अगर कोई संदेश नहीं जा पाता, अगर परिवार इनसे बात नहीं कर पाते तो शायद इन मजदूरों की उम्मीदें टूट जाती। सोचिए इन मजदूरों की स्थिति क्या होगी। 17 दिन तक, 400 घंटे तक इन्होंने सूर्य की किरण नहीं देखी, एक बार एक उजाला नहीं देखा, ताजा हवा में सांस नहीं लिया। इन सारी बातों से यह पता चलता है कि आपदा प्रबंधन के मामले में अब कई तरह के बदलाव आ चुके हैं और यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। डिजास्टर मैनेजमेंट में अब भारत ने भी सब कुछ जो बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है वो सीख ली है। बड़े बड़े बदलाव क्या है? जब भी आप देखेंगे कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कोई बड़ा डिजास्टर होता है, तो उसका मैनेजमेंट में आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है? पहला बड़ा बदलाव तो यही है कि सरकार अब ऐसी दुर्घटनाओं में एक पूरे मिशन मोड में काम करती है और सारे संसाधनों को बचाव अभियानों में लोगों की मदद के लिए लगा देती है, यानी पूरी ताकत सरकार लगा देती है, चाहे कोई भी विभाग हो। दूसरा, अब आपदा प्रबंधन के मामले में प्रधानमंत्री मोदी खुद सीधे जुड़े होते हैं, हर बड़ी बैठक का हिस्सा होते हैं और अब किसी भी बड़ी दुर्घटना के मामले में सरकार के सभी विभाग और खुद केंद्रीय मंत्री घटनास्थल पर कई कई दिनों तक मौजूद रहते हैं। इसी साल उड़ीसा के बालासोर में जब एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तब तक घटनास्थल पर मौजूद रहे जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया और रेल लाइन फिर से बहाल नहीं हो गई। तब तक दिन रात रेल मंत्री वहीं पर रहे और प्रधानमंत्री मोदी भी तब खुद स्वयं बालासोर गए थे और फोन पर लगातार संपर्क में भी थे। इसके अलावा पिछले साल जब यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत के हजारों लोग वहां पर फंस गए थे और मैं आपको बताता हूं
उस मिशन का नाम हमने ऑपरेशन गंगा रखा था और लगभग 22,500 भारतीयों को सकुशल 22,500 लोगों को वापस लाया गया था। तब इन लोगों को भारत लाने के लिए भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजा गया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार में आपदा प्रबंधन को लेकर कितने बड़े स्तर पर यह बदलाव किए गए हैं जो पहले आपको दिखते नहीं थे। अब आप ये देखिए कि इस दुर्घटना में फंसे मजदूर और उनके गरीब परिवार आखिर विपक्षी नेताओं के लिए वोट बैंक क्यों नहीं बन पाए। एक भी विपक्ष के नेता दिल्ली में बैठकर, बड़े बड़े शहरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़काते तो जरूर रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, कहते रहे कि ये 41 मजदूर आखिर कब निकलेंगे, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन एक भी विपक्षी नेता इस सुरंग तक गया नहीं, एक भी विपक्षी नेता नहीं गया। पिछले 17 दिनों से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब विपक्ष के नेताओं ने उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे इन मजदूरों के परिवारों से उनके घर पर जाकर मुलाकात की हो। और इसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे देश के इन नेताओं को अब तक इन मजदूरों के धर्म और उनकी जातियों के बारे में पता नहीं चला है। इसमें जो छिपा वोट बैंक है उसको वो डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर इन तमाम नेताओं को यह पता होता कि इन मजदूरों में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने मजदूर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो हमारे देश के ये नेता शायद वैसे ही इन मजदूरों के परिवारों से मिलने के लिए उनके घर पर लाइन लगा के पहुंचते, जैसे वो हाथरस कांड में ये पता चलने पर पहुंचे थे कि पीड़ित परिवार जो है वो दलित है और वहां पर लाइन लगा ली थी हमारे विपक्ष के नेताओं ने। लेकिन इस मामले में इन मजदूरों की जाति सिर्फ एक है, इन सब की जाति एक ही है और वो जाति है गरीबी। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इनके घर पर जाकर इनके परिवारों से मिलना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये जो गरीबी वाली जाति है इससे वोट नहीं मिलते। आज हम आपको इन मजदूरों की जाति दिखाना चाहते हैं और वो जाति है गरीबी। आपको जानना चाहिए इन मजदूरों के जो परिवार के लोग हैं वो कितने धैर्य के साथ इंतजार करते रहे, किसी से उन्होंने शिकायत नहीं की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का ये कच्चा मकान जो अभी आप देखेंगे मंजीत नाम के उस मजदूर का है जो इस टनल में फंसा हुआ था। 17 दिनों से इस सुरंग के अंदर यह मंजीत फंसा हुआ था और जब मंजीत उत्तरकाशी की इस निर्माणाधीन सुरंग में काम करने के लिए गया था तब उसे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस काम में जान का जोखिम बहुत ज्यादा है। लेकिन वो यह भी जानता था कि कोई भी जोखिम उसके परिवार की गरीबी से बड़ा नहीं है और यही वजह है कि उसने सिर्फ हर महीने 18,000 रुपए प्रति महीना कमाने के लिए इस सुरंग में जोखिम भरा यह काम करने का फैसला किया। तनख्वाह सुन लीजिए, 18,000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह है और ये उस मजदूर का परिवार है। बड़ी बात यह है कि जब यह मजदूर सुरंग के अंदर फंस गया तब इसके पिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का हालचाल जानने के लिए उत्तरकाशी भी जा पाए, इतना भी पैसा नहीं था। उन्होंने उत्तरकाशी जाने के लिए अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और इससे उन्हें जो पैसा मिला वो पैसा खर्च करके वो किसी तरह उत्तरकाशी पहुंच पाए। और अब यह गरीब पिता कह रहा है कि वो अपने बेटे को दोबारा ऐसी किसी सुरंग में काम करने के लिए कभी नहीं भेजेगा। और इसी तरह की कहानी अनिल नाम के मजदूर की है, जिसका परिवार झारखंड के रांची के पास एक कच्चे मकान में रहता है और उसके परिवार की भी एक ही जाति है और वो है गरीबी। अनिल की मां का कहना है कि गरीबी उनके बेटे को उत्तरकाशी की सुरंग में काम करने के लिए लेकर गई और अगर अनिल ये काम करने नहीं जाता तो उनका परिवार भूख और गरीबी से ही मर जाता। इसके अलावा बाकी मजदूरों के परिवारों की भी बिल्कुल यही कहानी है और ये सभी लोग बेहद गरीब हैं। क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए ये किसी नेता के लिए आज वोट बैंक नहीं। खुश तो हैं सर, लेकिन बात रह गई है कि जब तक वो निकल कर हमको बात नहीं उनको सामने से देखना चाहते हैं। हाँ। आज आप लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, शब्द मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत खुशी की बात बाबू। अल्लाह सबको जो जो गए हैं सब लोग खुश रहें,
सब लोग आबाद रहे, अल्लाह सबको खुश रखे जितने निकले हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई है। बहुत कैसा लग रहा है आपको जब खबर मिली है? बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग। जी बिल्कुल, देखिए ये साहब अहमद का परिवार है और यहाँ पर वो बाहर निकले हैं और उनके बेटे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। बोलिए बोलिए। ठीक है, बोलिए। ठीक है आप। ये देखिए ये जो छोटा बच्चा है, इसके पिता जो हैं वो वहाँ 41 मजदूरों के साथ शामिल थे और फूल तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कि हमारे बच्चे निकल के सभी चलाए हैं और मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चे सब सलामत हैं। हम लोग आज बहुत ही खुश हैं और एक तरीके से दिवाली हमारी आज है, दिवाली और छठ जो कि फीका गया था, आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दीपक और दिए जलाए जा रहे हैं। किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? फूल माला के साथ, बाजे गाजे के साथ स्वागत किया जाएगा। और अब दिवाली मनेगी आप? दिवाली मन रही, देख रहे हैं कि मोमबत्ती और दिए जो कि जलाए जा रहे हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे परिवार और पूरे गांव के लिए खुशी का माहौल है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का सुरक्षित निकल गया। बहुत खुश है। हाँ। और ये जो मंजीत जो है वो कौन से नंबर का बेटा है? ये दूसरा नंबर का। बड़ा बेटा? बड़ा बेटा था, दीपू नाम था, वो बम्बई में काम करता था। वो अदित नाम का था, हमारे खानदानी का रिश्तेदार था, उसके साथ काम करता था। 2 बार करके घर चला आया था, तीसरी बार गया था उसी के साथ, तो वहाँ ये हादसा हो गया। कहने लगे कि करंट से मरा और कोई बात नहीं बताया। वो घर से चल देता था तो बताता हली नहीं था। हमने कहा कि टहलने गया है रिश्तेदारी में, वो कहा पापा निकल चुके हैं। तो बताता नहीं था कि पापा यहाँ पे इस तरह से टनल बन रही है, ये अपने काम के बारे में फोन पे बताता हो? बताता नहीं था। अच्छा। हाँ, वीडियो। आज इस बात को भी समझने की जरूरत है कि उत्तरकाशी की इस दुर्घटना के जरिए हमारे पहाड़, प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। ये पहाड़ शायद ये कहना चाहते हैं कि इंसान अगर अपने लालच के लिए और विकास के लिए प्रकृति के प्रति कठोर हो जाएगा, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों का दोहन होने लगेगा, तो पहाड़ इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के प्रति हमें विनम्र रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो विनम्रता का रिश्ता होना चाहिए, जो शायद इंसान धीरे धीरे अपने लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए भूलता जा रहा है। ये बात सही है कि हिमालय क्षेत्र में सड़क और सुरंग जैसे मूलभूत ढांचे को विकसित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसकी वजह चीन है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में चीन की सीमा के आसपास चीन बहुत बड़े स्तर पर निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वो वहां सड़क, सुरंग, बड़े बड़े बांध, इनका जाल बिछा रहा है। और एक स्टडी में यह पता चला है कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में 9400 किलोमीटर की सड़कें बना ली है, 580 किलोमीटर रेल लाइंस का निर्माण कर लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए हिमालय के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इतना आवश्यक क्यों है। यानी चीन का मुकाबला अगर करना है तो हमें ऐसा निर्माण करना ही होगा, सुरंगें बनानी ही होंगी, सड़कें बनानी ही होंगी, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें चीन का मुकाबला करना ही होगा। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि पहाड़ों पर पर्यटन के लिए निर्माण बढ़ता जा रहा है। होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कॉफी शॉप्स बन रहे हैं, और शहरों से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़े बड़े मेट्रो शहरों जैसी सुविधाएं वहां पहाड़ों पर जुटाई जा रही हैं। ऐसे में जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति का अपमान करता है, तो एक दिन प्रकृति भी अपने तेवर दिखाती है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने इन 41 लोगों को कुछ दिनों के लिए, 17 दिनों के लिए अपना बंधक बना लिया था, इंसान को चेतावनी देने के लिए। लेकिन असल में इन परिवारों की, इन मजदूरों की दिवाली आज है। जिस दिन आपकी दिवाली थी उस दिन ये अंधेरे में थे। इसलिए आप भी दिल खोलकर इनका स्वागत कीजिए, आप भी इनके स्वागत में दिवाली मनाइए और इन्हें अपनी शुभकामनाएं दीजिए। और जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि आपके सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं।